Hello everyone, welcome once again to our YouTube channel. Today we are going to discuss about bed wetting in children. बच्चों में बिस्तर पर पेशाब करने की जो समस्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विजय कुमार पाठक MD इन आयुर्वेदा पीडियाट्रिक्स। बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनियोरोसिस कहते हैं। यदि कोई बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है और वह 5 साल से छोटा है तो इसको हम समझते हैं कि ये सामान्य है या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 5 साल से छोटा है, उसके अंदर ये चीज़ विकसित नहीं हुई है कि बिस्तर पर पेशाब करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई बच्चा 5 साल से बड़ा है और वो बिस्तर पर पेशाब कर रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लगभग 85% बच्चे यानी 100 में से 85 बच्चे जो कि 5 साल से बड़े हैं वो नॉकटर्नल और डायर्नल मतलब रात में पेशाब करना अथवा रात और दिन दोनों में पेशाब करना की जो समस्या है इससे वो निजात पा जाते हैं 85 बच्चे 100 में से। लेकिन सिर्फ 15 बच्चे ही हैं जिनमें ये समस्या देखने को मिलती है जो 5 साल से बड़े हैं, एनियोरोसिस की समस्या। अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कि लड़कों में, तो 11 साल तक की उम्र में लड़कों में जो ये समस्या है बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या वह लड़कियों के अपेक्षा दोगुनी मात्रा में मिलती है, परंतु 11 साल के बाद लड़कियों में इसकी जो संख्या होती है वह ज़्यादा होती है। एनियोरोसिस की अगर बात की जाए यानी बेड वेटिंग की बात की जाए तो ये एनियोरोसिस को हम मेनली दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एनियोरोसिस जो होता है उसमें कि जो बच्चा होता है वो कभी भी ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि जिसमें वो बच्चा बिस्तर सूखा छोड़े, वो हमेशा बिस्तर पर पेशाब करता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एनियोरोसिस। और जो सेकेंडरी एनियोरोसिस होती है उसमें ये होता है कि जो बच्चा 5 साल के बाद लगातार 6 महीना तक बिस्तर को उसने गीला नहीं किया, मतलब वो 6 महीने तक उसने बिस्तर पर पेशाब नहीं किया, लेकिन अचानक से वो बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर दिया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। एक टर्म आती है मोनोसिम्टोमेटिक एनियोरोसिस। मोनोसिम्टोमेटिक एनियोरोसिस क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल बच्चे में बिस्तर पेशाब करने की समस्याएं मिलती है, इसके अलावा कोई जो पेशाब में जैसे जलन है, पेशाब में कोई बदबू है या बुखार है, ये सब जो लक्षण है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के या और भी किसी चीज़ की समस्या है बच्चों में नहीं मिलती, केवल और केवल पेशाब करने की समस्या मिलती है रात में बिस्तर पर, तो इसको हम कहते हैं मोनोसिम्टोमेटिक एनियोरोसिस। अगर केवल बच्चे में ये मोनोसिम्टोमेटिक एनियोरोसिस ही मिलता है तो ये कोई चीज़ है, ये कोई सोचने वाली बात या कोई ज़्यादा घबराने या चिंता वाली बात नहीं है, और इसमें हमें फर्दर एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पेशाब की जांच या कोई और तरीके की जांच करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनियोरोसिस के क्या कारण है? एनियोरोसिस यानी बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे पेशाब करने के क्या कारण है, क्यों होता है ये बच्चों में? तो मैच्योरेशन डिले मतलब ये है कि बच्चे के अंदर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको ये चीज़ समझ ही नहीं है कि बिस्तर पे पेशाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अथवा जो उसका मूत्रवत संस्थान है जिसको कि हम यूरिनरी सिस्टम जिसको कहते हैं वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मैच्योरेशन डिले वाली कंडीशन में बच्चों में पेशाब देखने की जो समस्या है वो आम है। फिर उसके बाद है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नॉर्मली आप ये देखेंगे कि हम दिन में कम से कम 4 से 5 बार नॉर्मली पेशाब करते हैं, लेकिन रात में 1 बार ही पेशाब करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रात के समय जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और पेशाब कम बनता है, इसलिए हम पेशाब ज़्यादा बार नहीं करने जाते हैं। लेकिन कई बारी बच्चों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी वो कम मात्रा में सिक्रीट होती है। जब कम मात्रा में सिक्रीट होगी तो वो पेशाब ज़्यादा मात्रा में बनाती है, ज़्यादा मात्रा में बनाएगी तो बच्चा है छोटा है तो क्या करेगा, वो बिस्तर पे पेशाब कर देगा। उसके बाद है कि इनएडिक्वेट स्लीप एरोजल पैटर्न। इनएडिक्वेट स्लीप एरोजल पैटर्न का क्या मतलब है कि जैसे कोई बच्चा है वो सो गया तो बच्चा है उसके अंदर आलस आएगी या मतलब वो उठने में दिक्कत होगा उसको कि भाई उसको पेशाब करने से ज़्यादा बेटर लगेगा कि मैं सो के ही पेशाब कर दूँ, तो वो इनएडिक्वेट स्लीप एरोजल जो है इसकी वजह से होता है। फिर इसे मान लीजिए किसी बच्चे को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी जो है बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर सकता है। या मान लीजिए कि ब्लैडर बावल डिसफंक्शन यानी कई बार बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है तो इसकी वजह से भी बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर सकता है। या स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब जैसे कि मान लीजिए कि उसने रात में मूवी देखी डरावनी या मम्मी पापा ने उसको डांट दिया या स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम मिला है और वो उस सब काम की वजह से या किसी बच्चे से लड़ाई हो गई या फिर रात में डरावनी सपने देख लिए उसने, तो इन सब कंडीशन की वजह से भी बच्चा रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है।
अब ये इस कंडीशन में जो एन्यूरोसिस की जो कंडीशन है, इसमें हम क्या इवेल्युएट करते हैं, माने क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो बच्चे रात में पेशाब करते हैं उनमें केवल और केवल 5% जो बच्चे होते हैं, या 5% से कम ही बच्चे होते हैं, 100 में से केवल 5% ही बच्चे ऐसे होते हैं, या 5% से भी कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई ऑर्गेनिक कोज होता है। ऑर्गेनिक कोज मतलब जिनमें कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पेशाब करते हैं। सबसे पहले जब एन्यूरोसिस की बात होती है, यानी बेड वेटिंग की बात होती है, तो सबसे पहले हम लोग जो हैं बच्चे में ये पता करते हैं कि बच्चे में प्राइमरी एन्यूरोसिस है या फिर सेकेंडरी एन्यूरोसिस है। यदि सेकेंडरी एन्यूरोसिस है तो हम उसमें देखते हैं कि कोई यूटीआई के सिम्टम हैं या फिर कोई और एसोसिएटेड फीचर तो नहीं है, जैसे कि कोई अर्जेंसी मतलब कि एकदम बिल्कुल अब पेशाब लग गया तो बिल्कुल पेशाब करना ही करना है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार वो पेशाब करने जा रहा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई स्पाइनल एनोमली मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है, कोई डिम्पल तो नहीं है, या फिर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशन तो नहीं है, मेनिंजियोमायोसिल, या फिर कोई ऐसा कोई पोस्ट ऑपरेटिव केस तो नहीं है। ये सब चीज़ जो है हम देखते हैं। और क्या जांच करा सकते हैं हम लोग, और क्या पता करते हैं इस बीमारी में। तो इसमें जैसे कि कोई बच्चा है उसको दिन में कोई सिम्टम नहीं है, दिन में उसको सो जाता है तो उसको कोई वो पेशाब नहीं करता, और जो उसकी पेशाब की धार एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें कोई और ज़्यादा इवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम बच्चे में एक वॉइडिंग डायरी बनाते हैं कि मतलब बच्चे ने कितना पानी पिया, कितनी बार वो पेशाब करने गया, कितनी बार उसने रात में पेशाब की, या फिर कब खाना खाया। तो ये सब चीज़ एक डायरी से जो मेंटेन होता है, वॉइडिंग डायरी इसको हम लोग कहते हैं। तो इस डायरी को हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप बनाइए। फिर वो जब बनाता है तो हमारे पास लेके आता, तो हम इससे बहुत चीज़ पता लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर हमें लगता है कि क्या करना, एक पेशाब में कोई दिक्कत है, तो हम उसका यूटीआई के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा के उसका जांच कर लेते हैं, पता करने के लिए कि बच्चे में कोई पेशाब में से संबंधित कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई हमें लगता है कि एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, कोई और चीज़ है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम बच्चे में अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग जनरल एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई रात में बच्चे को उठा के पेशाब कराने जाइए। दूसरा है कि हम ये बोलेंगे कि आप बच्चे को कोई डांटना नहीं है, मारना नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से भी बिस्तर पे पेशाब करता है। रात में कोई उसको हार्ड वर्क नहीं देना है, स्कूल से कोई हार्ड वर्क है, कोई चीज़ का स्ट्रेस है, तो उसको थोड़ा सा हमें देखना है कि मैनेज करना है। फिर जैसे मान लीजिए कि रात में कोई डरावनी मूवी नहीं देखनी है, या फिर कोई स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया बच्चे का, तो उसको हमें सब चीज़ रीएश्योर करना है बच्चे को कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, नहीं तो वो ये सब डर के मारे रात में पेशाब कर देगा। जनरल एडवाइस हम लोग देते हैं ये। और जब हम देखते हैं कि 6 साल से जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली 5 साल तक तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि उसमें मैच्योरेशन डिले कई बार हो जाता है, या फिर उसका बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि विकास हुई नहीं है, इतना उसका यूरिनरी सिस्टम मजबूत हुआ नहीं है कि वो जाके बाहर जाके पेशाब कर सके। एक उसके बाद है कि शाम को हम लोग ये एडवाइस करेंगे कि भाई चाय कॉफ़ी और जो सोडा है ये सब ना देना चाहिए। फिर एक प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना, मतलब जैसे कि 40% मॉर्निंग में उसने पानी पिया बच्चे ने, फिर 40% उसने दोपहर में पानी पिया, और 20% रात में पानी पिया। ये इस तरीके का जो उसका बच्चे का जो फ्लूइड इनटेक है ना, उसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई हम दवाई नहीं देते हैं, केवल और केवल मोटिवेट करते हैं। पेरेंट्स को हम लोग केवल और केवल काउंसिल करते हैं कि भाई आपको बच्चे को समझाना है, तो इससे काम बन जाता है। 25% बच्चे जो हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। जब बिना दवाई के ही मोटिवेशन से काम हो जाता है, तो भाई मोटिवेशन से ही काम चलाना है, ज़रूरी है कि दवाई देना बच्चे को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये बच्चे को रीश्योर कराते हैं कि भाई तुम बिस्तर पे पेशाब कर रहे हो तो कोई गिल्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब ऐसा बताएंगे। नहीं तो फिर वो डर के मारे क्या करेगा कि वो फिर बिस्तर पे पेशाब कर देगा। तो ये सब चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। फिर जो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक अपना अलार्म थेरेपी आती है, वो हम लोग बहुत बच्चों में देते हैं। अलार्म थेरेपी में क्या होता है कि जब 7 साल से बड़ा हो गया बच्चा, तो उसमें एक अलार्म होती है कि उसके जो पैंट है, उसका जो अंडरवियर है, उसमें एक चिप जैसी होती है, वो हम लगा देते हैं, और वो कनेक्ट होती है अलार्म से। तो जब बच्चा पेशाब करेगा, एक बूंद भी गिरेगा, वो गीला हो जाएगा, तो उस चिप में वो जब पानी जो यूरिन है वो टच होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस जो अलार्म है बच्चे के सिर के पास ही रखते हैं वो अलार्म, तो अलार्म बजने लगेगा। जब वो अलार्म बजने लगेगा तो बच्चा इरिटेट होकर उठ जाएगा, तो उसे समझ में आएगा कि अरे मैंने पेशाब कर दिया, तो फिर वो चला जाएगा पेशाब टॉयलेट करने के लिए। तो यही जो अलार्म थेरेपी है बहुत ज़्यादा कारगर है। क्यों? क्योंकि
अपने आप आवाज़ बजेगा, 2-3 बूंद भी अगर पेशाब का गिर गया, थोड़ा भी गीला हुआ है तो अलार्म बज गया तो बच्चा इरिटेट होकर उठ जाएगा तो फिर पेशाब करने चला जाएगा। तो इससे इस समस्या का निजात पा जाते हैं। करीब करीब जो 2/3 जो बच्चे हैं उनमें ये सक्सेसफुल रहा है ट्रीटमेंट, और 1/3 बच्चे हैं उनमें ये दोबारा से रिकर हो जाता है। मतलब जब तक अलार्म थेरेपी है तब तक काम चलेगा, लेकिन दोबारा से फिर ये दोबारा से बच्चों में इन्यूरोसिस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर जब ये हमने मोटिवेशनल थेरेपी दे दी, काउंसलिंग कर दी पेरेंट्स की, उसके बाद हमने अलार्म थेरेपी भी दे दी, उसके बाद भी काम नहीं बनता तो हम लोग देते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2 चीज़ हैं, एक तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और उसके बाद है हमारा डेस्मोप्रेसिन। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं कि भाई ये जो ब्लेडर है ना, जो यूरिनरी ब्लेडर है, तो यूरिनरी ब्लेडर को फैला देंगी, और जो जैसे ये यूरिनरी ब्लेडर नॉर्मल साइज ऐसा है और इसके बाहर ये स्फिंक्टर लगा है, तो स्फिंक्टर जैसे ऐसे खुल जाता है। जब यूरिनरी ब्लेडर छोटा होगा, जब पेशाब जमेगा इसमें, तो क्या होगा कि स्फिंक्टर खुल जाएगा और पेशाब निकल जाएगा रात में अपने आप। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी कि जो स्फिंक्टर है ये जो खुला हुआ है तो इसको ऐसे बंद कर दी, और जो पेशाब जो जमा हो रहा है उसके लिए वो ब्लेडर को ऐसे उसने थोड़ा बड़ा कर दिया ब्लेडर को, तो क्या होगा, पेशाब बच्चे के ब्लेडर में स्टोर होगा, वो पेशाब बच्चा करेगा नहीं रात में, एक चीज़। दूसरा कि डेस्मोप्रेसिन क्या होता है बेसिकली, कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो हाइपोसिक्रीशन होता है एडीएच हार्मोन का, उसकी वजह से भी पेशाब बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हाइपोसिक्रीशन हो रहा है एडीएच का, तो एडीएच क्या करता है कि पेशाब को ज़्यादा अमाउंट में बनने एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, तो पेशाब को ज़्यादा मात्रा में बनने नहीं देगा। तो क्या होगा कि जब हाइपोसिक्रीशन होगा तो उसमें हम डेस्मोप्रेसिन देंगे तो ज़्यादा सिक्रीशन मात्रा में होगा। जब ज़्यादा सिक्रीशन होगा मात्रा में तो पेशाब जो है वो कम मात्रा में बनेगा, या पेशाब बनेगा तो गाढ़ा बनेगा, तो इस वजह से बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।